नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, अभी तक का सबसे मोटी धनराशि और रकम ट्रांसफर करी है आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो करीब 2.70 दैट इज 2.70 लाख करोड़ रुपीस की है। क्यों करी है ये रकम ट्रांसफर? आरबीआई के पास कहाँ से ये पैसा आ गया और इस पैसे का क्या करेगी सेंट्रल की गवर्नमेंट, इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को जानेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको ये बात एक्सप्लेन करने वाली हूँ ज़बरदस्त तरीके से। फिलहाल आप देख लीजिए, हर जगह पे खबर है कि आरबीआई टू पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड डिविडेंड ऑफ 2.69 लाख करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। ओ माय गॉड, पैसा ही पैसा होगा, ये बात तो मीम आपको याद आ ही रही होगी। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि मामला क्या है, ये पैसा क्यों दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है और पास्ट में क्या कभी दिया गया है कि नहीं। फिलहाल तो समझते हैं कि किस तरीके से, यहाँ समझिए, ये जो पैसा होता है ये पैसा कुछ इस तरीके से होता है कि जो भी आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है, वो पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। अब थोड़ा समझिए कि किस बेसिस पे यहाँ पे जो डिविडेंड है उन्हें अलॉट किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब कैलकुलेशन होता है कि आरबीआई ने कितना पैसा कमाया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। अभी मैं बताती हूँ उसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है जिसे आरबीआई ने अपने में अडॉप्ट करा है इस बात का पता लगाने के लिए कि एक्चुअली में अप्रोप्रिएट एक सही लेवल क्या होती है रिस्क के प्रोविजन का और यहाँ पे प्रॉफिट का। और देखिए, समझिएगा बात को, यहाँ पे आरबीआई अपने लिए कुछ पैसा रखता है, जो वो पैसा कमाता है उसमें से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास रखता है। वो इसलिए रखता है ताकि जो है वो आगे आने वाले खर्चों में कोई रिस्क हो जाए, कोई आपदा आ जाए, उसमें लगाने के लिए रख सके। और उस परसेंटेज का पैसा रखने के बाद जो ऊपर का पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है। मोटे मोटे तौर पे आप इस बात को समझ के अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का। ये क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जिसे आरबीआई ने अपना रखा है इस बात को पता लगाने के लिए कि एक अप्रोप्रिएट लेवल क्या होता है रिस्क की प्रोविजंस का और प्रॉफिट का, ठीक है। दैट कैन, जो प्रॉफिट, बाकी का प्रॉफिट जो ट्रांसफर करा जा सके हमें भारत की सरकार को। ये किसी क्या मैम एक्ट के तहत आता है, कोई लीगल तरीके से पैसा ट्रांसफर हो रहा है? बिल्कुल। सेक्शन नंबर 47 कहता है आरबीआई एक्ट 1934 का कि ये सरप्लस पैसा आप जो है वो भारत की सरकार को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझिए, ये देखिए, तो हाँ यहाँ पे समझिए, ठीक है। तो ये रिकमेंड किसने किया था? ये रिकमेंड किया था बिमल जालान कमेटी ने। बिमल जालान कमेटी ने एडवाइस करा आरबीआई को कि आप अपने लिए एक कंटीजेंट रिस्क बफर रखो। कंटीजेंट रिस्क बफर क्या होता है? ये ऐसा पैसा, एक ऐसा बफर रखो जो करीब 5.5% से लेके 6.5% तक का होता है। अभी तो ये इस साल तो और ज्यादा है, मैं बताऊंगी। इतना पैसा अपने पास रख लो ताकि कहीं मान लीजिए बीच में किसी भी प्रकार से आपदा आ जाए तो उसमें आप उस पैसे को लगाने के लिए सक्षम हो, ठीक है। तो रिस्क प्रोविजन जो बनाया जाता है वो किस लिए है? ये पैसा रोका जाता है मेनली फ्रॉम उन रिटेन अर्निंग से, जो आपने पैसा कमाया उसी में से आप रोकते हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ जो उसके ऊपर का पैसा बचा, सब कुछ आरबीआई ने रख लिया अपने लिए अपने हिसाब से, उसके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचा वो पैसा वो भारत की सरकार को एज अ डिविडेंड ट्रांसफर कर देता है आरबीआई, ठीक है। तो ये रेंज जो है इसके अंदर प्रोविजंस आती हैं मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क की, एज वेल एज क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क की। हर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट का पैसा रख लिया जाता है। अब क्या है कि आरबीआई जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है, जो इनकम, मान लीजिए जो भी इनकम हुई और जो भी आरबीआई के खर्चे हुए, उन सबको हटाने के बाद वो सरकार को किस सेक्शन के तहत ट्रांसफर हो रहा है? मैंने आपको बताया, सेक्शन नंबर 47 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत, ठीक है।
तो आप कहेंगे कि मैम पिछले कई वर्षों में क्या ट्रांसफर करा है आरबीआई ने पैसा? बिल्कुल किया है। कहाँ? 2016 में 65,876 करोड़ किया था, 17 में ये घट के 30,659 करोड़ था। ऐसे ही अभी देखिए तो 23 में हमने जो है वो आरबीआई ने यहाँ पे जो है 87,416 करोड़ रुपीस करा है, और इस समय का सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वो है 2,10,800 जो है 74 करोड़ रहा था, जो 2024 का था। और इस समय 2025 का जो आप देख लीजिए वो 2.70 लाख करोड़ है, तो वो यहाँ से 2024 के कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझ गए क्या बात है क्या नहीं है। एम क्या है? ताकि एक बैलेंस बना रहे कि आरबीआई के पास एक अच्छी मात्रा में फाइनेंशियल बफर रहता है मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और जो एक्स्ट्रा पैसा है वो उठा के सरकार को दे दिया जाता है। ठीक है ना, ताकि बैलेंस बना रहे। चलो, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा नहीं होगा तो मान लीजिए आखिरी में कभी जरूरत पड़ गई देश के अंदर कुछ अचानक से आगे, जैसे कोविड के टाइम पे इनका 5.5% का ये था सीआरबी, ठीक है, कंटिजेंसी रिस्क बफर, तो ये पैसा नहीं होगा तो देश का क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझ गए। तो अब आप कहेंगे कि मैम पिछले वर्षों में तो ऐसा नहीं था, तो इस बार आरबीआई के पास ये पैसा कहाँ से आ गया, थोड़ा बताएंगी? इतना कैसे बढ़ के आ गया? देखिए हुआ क्या, मार्च 2024 में देखें तो आरबीआई के पास उस समय यूएस डॉलर करीब 646 बिलियन थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर, जिसमें कि 409 बिलियन तो टॉप रेटेड, अब आरबीआई भी अपने पास नहीं रखता है वो पैसा, अभी मैं आगे बताऊंगी, ये सिक्योरिटीज में पैसा लगा देता है जहां से उसको इनकम होती है, तो इतना पैसा हमने सिक्योरिटीज में लगा दिया। तो आरबीआई का जो ग्रॉस डॉलर सेल थी वो 2024 में 153 बिलियन थी, कम थी। अगर आप 23 के कंपेयर करो, 23 में ये 223 बिलियन थी और ये कम हो गई 153 बिलियन करी गई। लेकिन कम डॉलर के सेल होने के बावजूद भी 2024 में हमने देखा कंपैरिजन टू 2023, तब भी आरबीआई का जो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट था उसने इंश्योर कराया कि कंटिन्यू रहे इनका हाई रेवेन्यू, पैसा इनके पास ज्यादा आता रहा। ठीक है, अब यहाँ पे इस समय कैसे ज्यादा है थोड़ा समझिए। एक बढ़िया मात्रा में ग्रॉस डॉलर सेल का होना, हाई फॉरेन एक्सचेंज से हमने पैसा वहां कमाया, उसके बाद हमारी इंटरेस्ट इनकम और बढ़ी। ठीक है, तो इन सबसे हमारे आरबीआई के पास पैसा आया। आरबीआई एक टॉप सेलर रहा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जनवरी में अमंग द एशियन सेंट्रल बैंक में। आपको मालूम है, आपको मैं बताऊं कि सितंबर 2024 में देखा गया है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत ऊपर पहुंच गया था, करीब 704 बिलियन डॉलर हमारे पास था। पाकिस्तान के पास देखो ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंचा रे। और आरबीआई एस्टिमेट कर रहा है कि एस्टिमेट क्या कर रहा है, आरबीआई ने एस्टिमेट किया कि हम करीब 125 बिलियन डॉलर बेचेंगे, तब से बेच चुका। तो जो एस्टिमेट करा गया है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब डिविडेंड का जो ट्रांसफर है वो इससे क्या होगा ये समझिए। जो पैसा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों दे दिया, आरबीआई ने अपने पास क्यों नहीं रखा? देखिए हमारी सरकार करती है, एक फिस्कल डेफिसिट बजट आता है हमारे पास। मैम फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? देखिए हम लोग जब सैलरी लेकर आते हैं तो सैलरी में हम क्या करते हैं कि 1 रुपए सैलरी आई तो उसमें से अब हमने कहा कि कितना कितना हमारा खर्चा है। आपके घर में आपके पिताजी, अब तो आप लोग कमा रहे होंगे, जो भी कमाता होगा घर में, तो 1 लाख मान लीजिए 50,000 मान लीजिए सैलरी आई, तो उसी के अंदर माँ सोचती है कि उसी में ही निपटा दे और कुछ पैसे बचा लें। सरकार ऐसा नहीं करती। सरकार कहती है कि सबसे पहले हमें अपने खर्चे निकालने हैं कितने देश भर के अंदर, और फिर हमें पैसे का जुगाड़ करना है कि इतने खर्चों को कैसे पूरा करा जाए। तो यहाँ पे हमारे देश के अंदर कभी भी खर्चे और जो आमदनी है वो बराबर नहीं बैठती है, हमेशा खर्चे ज्यादा होते हैं, आमदनी कम होती है। इसलिए यहाँ सरकार जो है जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए इधर उधर से पैसा लेती है। और एक बात बताऊं कि ये जो पैसा है जो आरबीआई ट्रांसफर करता है सरकार को, ये सबसे बड़ी एक तरीके से नॉन टैक्सेबल इनकम में इसका जो है वो जिक्र किया जाता है। तो किस लिए ट्रांसफर कर रहा है आरबीआई सरकार को पैसा, अब आप समझ गए होंगे, ताकि जो सेंट्रल के ऊपर इतना प्रेशर है फिस्कल डेफिसिट का वो पूरा हो सके। ये आरबीआई तो इस बार पैसा 3 लाख करोड़ के आसपास ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन जब देखा गया फिस्कल डेफिसिट इतना नहीं है, तो इतना क्यों आप पैसा ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब सरकार यहाँ पे पैसा लेगी तो अभी आप जानते हैं कि कुछ टैक्स रिलीफ दिया है सरकार ने जनता को, उसमें काम आ जाएगा। उसके बाद और टैक्स रिलीफ देने की हिम्मत आएगी, नहीं तो पैसा कलेक्ट करने में जो जनता पे प्रेशर पड़ेगा ना, टैक्स उन्हीं पे तो लगाएगी।
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर के लिए कि वो अपना फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बढ़िया से कर सकें, ये पैसा मिलेगा तो, ठीक है ना। इतना पैसा इनको जो है वो मिला है, बहुत डिटेल में क्या जाएंगे आप मोटा मोटा समझ लीजिए। तो आप समझ गए कि फिस्कल गैप को कम करने में सेंटर की बहुत मदद करेगा ये पैसा, और प्लस स्पेंडिंग जो सरकार की तरफ से फिर होगी समाज में, तो वो उससे और ज़्यादा समाज में लिक्विडिटी आएगी, लोगों के हाथ में पैसा होगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कैसे क्या है। बाकी आप अपने क्या राय है मुझे कमेंट में दे सकते हैं, मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी आपका ओपिनियन। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, जाड़ा गर्मी हो या बरसात, 24 घंटे 7 दिन मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से सिर्फ 99 रुपये पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। इसके अलावा आप मुझे हर जगह फॉलो कर दीजिए, सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां आपको पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलेंगी, जैसे ये वीडियोस आपको फेसबुक में मिल जाएंगी, और आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।